प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में रिएक्शन करते हैं तब कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसे हम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। परंतु क्या हम ये जानते हैं कि वाटर या कार्बोहाइड्रेट पूरे प्लांट में किस प्रकार एक जगह से, अर्थात अगर हम जल को कहें तो जड़ों से पत्तियों तक, और कार्बोहाइड्रेट यानी भोज्य पदार्थ को कहें तो पत्तियों से जड़ों तक किस प्रकार पहुंचते हैं। इनके पीछे कौन सा ऐसा परिवहन तंत्र है, कौन से ऐसे ऊतक इनको परिवहन में सहायता प्रदान करते हैं या परिवहन का कार्य करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सीड इन साइंस में, और मैं अमित आज पादपों में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के ऊपर आपके साथ एक चर्चा करूंगा। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे वीडियो आने पर आपको पता चल जाए। पादपों में जल को ले जाने के लिए जाइलम और भोज्य पदार्थ को ले जाने के लिए फ्लोएम, ये दोनों ही ऊतक हैं जिनके बारे में कक्षा 9 में अध्ययन किया जा चुका है। जाइलम यानी दारू, जिसे हिंदी में दारू कहते हैं, वाटर को ले जाने का कार्य करता है। वहीं फ्लोएम, जिसे पोषवाह कहते हैं, वो भोज्य पदार्थ यानी फूड को ले जाने का काम करता है। अगर हम इनकी पोजीशन देखें यानी इनकी स्थिति देखें पत्तियों में, तने में और जड़ में, तो वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से है। और इन स्ट्रक्चर्स की डिटेल स्टडी कक्षा 12 में हमें करनी है, यानी हायर क्लासेस में इसके बारे में और डिटेल स्टडी करनी है। अब अगर हम जाइलम को देखें यानी दारू को देखें तो ये मृदा से प्राप्त जल एवं खनिज को जड़ से पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पर इसके पीछे क्या कारण है कि वो किस प्रकार जड़ से लेकर ऊंचे ऊंचे पेड़ों में, बड़ी बड़ी पेड़ जिनकी हाइट बहुत होती है जैसे यूकलिप्टस हैं और भी जो पुराने पेड़ हैं, इतनी ऊंचाई तक ये जल कैसे पहुंचता है। वीडियो को देखते रहिए, इसी वीडियो में अंत तक आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ पोषवाह यानी फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों को पादप के सभी भागों तक पहुंचाता है। अगर हम इसके डायग्राम का अध्ययन करें तो दारू और पोषवाह में हमने कक्षा 9 में भी देखा था कि कितना एक पिक्यूलियर डिफरेंस है, यानी बहुत ही सामान्य रूप से देखे जाने वाला, जिसमें कंपेनियन सेल पोषवाह में उपस्थित होते हैं, परंतु इस प्रकार का कोई कंपेनियन सेल दारू में उपस्थित नहीं होता। वहीं इसकी परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं, यहाँ पे सी प्लेट होती है यानी जालीनुमा होती है, और यहाँ पे इसकी परफोरेशन बड़ी बड़ी होती है। ट्रैकीड्स और फाइबर्स इनके टाइप्स होते हैं। अगर हम जल का ट्रांसपोर्टेशन जल का परिवहन देखें तो जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है, क्योंकि पूरे पेड़ में होता है, पूरे पादप में होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है, जो पादप के सभी भागों में संबद्ध होता है। अतः यह जड़ और मृदा के मध्य आयन संद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है, जिसे आयन ग्रेडियंट भी कहते हैं अंग्रेजी में। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति यानी बिना रोक टोक जड़ से जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, यानी एक कॉलम का क्रिएशन करता है, यानी एक जो खड़ा आप देख रहे हैं, सीधे सीधे जल ऊपर पहुंचता है, जो लगातार ऊपर की ओर जल को धकेलता रहता है, ये खड़ा स्तंभ। इसको और समझने के लिए हम एक एक्टिविटी द्वारा इसे समझ सकते हैं कि यदि किसी कॉटन के कपड़े या कोई कागज अगर हम इस खाली ग्लास में इस भरे हुए ग्लास की तरफ ऐसे मोड़ते हैं तो कैपिलरी रिएक्शन द्वारा ये जल एक समय पर दोनों ग्लास में बराबर बराबर आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं आयन सांद्रण यानी आयन ग्रेडियंट, और यही पादपों के अंदर होता है। साथ ही प्रश्न ये भी उठता है कि इतने इतने ऊंचे पौधों में इतने इतने बड़े जो पेड़ होते हैं जिनकी हाइट, जिनकी लंबाई बहुत अधिक होती है, उसमें जल आपूर्ति किस प्रकार संभव है। तो हमने रंध्र इनका अध्ययन किया था। जिस जल के रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। इसको सरल भाषा में समझें तो रंध्र द्वारा हमने देखा था कि जल की हानि होती है, और यही हानि वास्तव में कोशिकाओं से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अर्थात
जब जल यहाँ से निकलेगा तब जल नीचे से आगे की तरफ बढ़ेगा। इसे को कहते हैं चूषण। एक वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है, यानी जल वाष्प जब बाहर निकलती है तो पीछे और जल की डिमांड आती है, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसे भी समझने के लिए हम अगर इस वीडियो को देखें तो इसमें दिखाई देगा कि जब ऊपर से मुंह द्वारा जल खींचा जाता है तब इस ग्लास से जल स्ट्रॉ द्वारा ऊपर जाता है। यहाँ पे जो मुंह है ये हम समझ सकते हैं कि रंध्र द्वारा इवेपोरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन से जो जल की हानि हो रही है उसकी पूर्ति नीचे पानी ऊपर चढ़ के कर रहा है। एक बार फिर से देखें तो दिखाई देता है कि किस प्रकार जैसे जल उसे ऊपर खींचा जा रहा है तो कैसे जल ग्लास में खत्म हो रहा है। यही कार्य पादपों में होता है। जैसे कि जल वाष्प बाहर निकलती है रंध्रों से और नीचे से जल ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये ब्लैक एरोज पानी की मूवमेंट को शो कर रहे हैं, यानी पानी के परिवहन को, जल के परिवहन को दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पादपों में किस प्रकार होता है। तब तक प्यारे व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू। घर पे रहकर ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद लीजिए। धन्यवाद।